हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 49 में स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम डिटेल्ड पढ़ेंगे इसके बारे में आज। और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इंडियन ज्योग्राफी अफवाह तंत्र का पार्ट 2 है। तो इस बने रहिए दोस्तों सभी। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सामान्य परिचय। सामान्य परिचय को देखेंगे बच्चों, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। तो पहला पॉइंट है, लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो गंगा नदी का अफवाह तंत्र है पूरे भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लगभग इसका एरिया जो है 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। और आपको पता होना चाहिए 5 राज्यों में इसका जो अफवाह तंत्र है 5 राज्यों में है। लेकिन 5 राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है, लेकिन 5 से ज़्यादा 15 राज्यों को ये अपना पानी प्रोवाइड करती है गंगा नदी। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए, दूसरा पॉइंट है प्रमुख नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, सोन, चंबल, कोसी इसकी सहायक नदियाँ हैं। मोहना की अगर बात करूँ तो इसका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये अपना पानी छोड़ती है। और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर ये पानी छोड़ती है वहाँ सुंदरबन का डेल्टा का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र। भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में ये प्रमुख नदी मानी जाती है। ठीक है, भारत के लगभग 15 राज्य हैं जिनको ये अफवाह अपना पूरा पानी जो है प्रोवाइड करती है सिंचाई के लिए या पानी को पीने के लिए प्रोवाइड करती है ये नदी। विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। ध्यान रखना है, एक ब्रह्मपुत्र नदी है और एक गंगा नदी है। ये दोनों मिलकर के पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण, नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे अगर हम थोड़ा मैप में समझें तो मैप में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैप में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर ऊपर वाले रीजन में जो आपका उत्तराखंड वाला रीजन है, उत्तराखंड के ऊपर वाले रीजन से देखो हरिद्वार में यहाँ पर ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से नदी इस तरीके से बहती है। ये नदी देखो, ये जो है गंगा नदी बहती हुई, गंगा नदी बहती हुई ये पद्मा के नाम से आगे बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। इधर से इसके पैरेलल एक नदी है जो यमुना नदी बहती है और प्रयागराज में आकर के इसमें मिल जाती है। इधर साइड से दोस्तों कौन सी आती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद सीधी निकलती हुई कहाँ, बांग्लादेश में मिलती है। और जहाँ ये मिलती है पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी के जहाँ संगम होता है, ठीक है, ध्यान रख, उसे मेघना कहते हैं। और मेघना ही आगे चल करके सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग, इसी पॉइंट को आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बारे में और भी बातें हैं। तो ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे पवित्र व बड़ी नदी, भारत की अगर सबसे बड़ी और पवित्र नदी मानी जाएगी जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, 2525 किलोमीटर लंबी नदी है ये। ठीक है, ध्यान रखना है भारत की। उसके बाद उद्गम की बात करें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से हुआ है। आपको मैं बताऊं, जब ये गंगा नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, ये रुद्रप्रयाग यानी कि देव प्रयाग में आकर के इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा नदी पड़ता है, जब इसमें अलकनंदा नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब शुरुआत में ये होती तब इसका नाम भागीरथी होता है दोस्तों। जो गौमुख नामक स्थान से उत्तरकाशी में जो स्थान पड़ता है वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों आगे तीसरा पॉइंट देखो सामने दिया है, अलकनंदा तथा भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग के संगम पर गंगा का निर्माण करती हैं। तो गंगा नदी कहाँ से बन करके चलती है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती हैं, तब ये आगे गंगा नदी बन करके चलती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आगे मोहाना की बात करें, डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि डेल्टा बनाएगी और डेल्टा का मतलब है अवसाद बहा करके जो लाएगी ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों से, उस पर्वतीय क्षेत्र के अवसाद को बंगाल पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में क्या करेगी, इकट्ठा करेगी, जिससे वहां पर एक नदी डेल्टा बन करके तैयार होगा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे दोस्तों, राज्य। किन किन राज्यों में इसका अफवाह तंत्र है, मुख्यतः देखो उत्तराखंड में तो निकलती है, उत्तराखंड के बाद कहाँ आती है, उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे बड़ा इसका अफवाह तंत्र है, फिर बिहार, झारखंड, और झारखंड में सबसे कम है, और पश्चिम बंगाल। तो ये कितने राज्य हो गए दोस्तों, 5 राज्य हो गए। 5 राज्यों में इसका अफवाह तंत्र फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो पहला अगला भारत की जीवन रेखा, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है इसका अफवाह तंत्र है, 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों।
ठीक है ना। तो बहुत बड़े क्षेत्रफल को ये घेर करके चलती है और पानी प्रदान करती है, सिंचाई से संबंधित जितना भी पानी होता है प्रोवाइड करती है। इसी से नहरें, आपके नाले, ये सब निकाले गए हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, भारत की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। अच्छा, हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों दाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, जैसे यमुना, सोन नदी हो गई, पुनपुन नदी हो गई, ये नदियाँ जो हैं दाईं तरफ से मिलती हैं दोस्तों। और बाईं तरफ से रामगंगा, गोमती, कोसी, महानंदा, ये नदियाँ तो बाईं तरफ से मिलती हैं। अगला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में फरक्का नामक स्थान पर गंगा गंगा भागों में विभाजित हो जाती है, कई भागों में। यानी कि फरक्का में आप जानते हैं फरक्का बैराज बना हुआ है, यहाँ से ध्यान रखना है आपको। और फरक्का बैराज से वहाँ से कई भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों कि गंगा में बैक्टीरियोफेज जो होता है, एक विषाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विषाणु पाया जाता है, जो स्वतः जल शुद्धिकरण करता है। अब स्वतः जल शुद्धिकरण करेगा तो इस गंगा नदी का पानी जो है बहुत दिन तक क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो ये हमारी धार्मिक मान्यताएं होती हैं कि गंगा नदी का पानी बहुत दिनों तक खराब नहीं होता। उसका एक ही कारण होता है बैक्टीरियोफेज। ये एक वायरस है जो कि उसमें अन्य बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करता है और उनको पानी को सड़ने से बचाने की कोशिश करता है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इस मैप को समझेंगे सभी लोग। देखिए जरा, उत्तराखंड में पंचप्रयाग, पांच प्रयाग बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचप्रयाग कौन कौन से हैं दोस्तों, और पंचप्रयाग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे ध्यान रखेंगे, एक सबसे पहले पड़ता है विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलते हैं आकर के, ठीक है, क्योंकि अलकनंदा में आकर के धौली गंगा नदी मिलती है, ठीक है, इस बात को ध्यान। दूसरा है नंद प्रयाग, तो अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है आकर के, नंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, पिंडर नदी मिलती है आकर के, ठीक है। उस अगला है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में कौन सी, मंदाकिनी नदी मिलती है। तो चार प्रयाग में तो आप देखिए जरा, चार पांचों प्रयाग में अलकनंदा में अलग अलग नदियां मिलती हैं आकर के। अच्छा, अगला है पांचवा प्रयाग, अलकनंदा में कौन सी, भागीरथी कहाँ बनेगी, देवप्रयाग में, और यहीं से गंगा नदी बन करके चलती है आगे, ठीक है। तो पांचों प्रयाग आपको हमने समझा दिए। पांचों प्रयाग में अलकनंदा कॉमन है, तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा ध्यान रखना है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी ध्यान रखना है, कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है, जबकि देव प्रयाग में भागीरथी आकर के अलकनंदा में मिलती है। तो और वहीं से गंगा नदी का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखो जरा ध्यान से, एक चीज़ें कुछ मैप समझने वाली है उसको समझेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, ये आपकी ध्यान रखना है, ये क्या है आपका बद्रीनाथ है, ध्यान रखना है, और यहाँ से अलकनंदा नदी निकल के आएगी, ठीक है, ध्यान रखना है, कौन सी नदी आएगी निकल के, अलकनंदा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, और ये है आपकी महानंदा नदी, और ये हो गई आपकी, यहाँ से देखो ये नदी जो निकल के आई है इसे हम कहेंगे भागीरथी, ठीक है, ये देवप्रयाग है। और ये नदी जो है, ये नदी, ये जो नदी नीले दिख रहा है आपको, ये नदी आपकी कौन सी है, अलकनंदा है। तो पहले देखो ये विष्णु प्रयाग है, तो यहाँ पर कौन सी मिल गई, धौली गंगा। उसके बाद दूसरा है आपका नंद प्रयाग दोस्तों, क्या है आपका, नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिल गई, नंदाकिनी आकर के। फिर अगला तीसरा पॉइंट है कौन सा, कर्णप्रयाग, इसमें कौन सी, पिंडर नदी मिल गई आकर के। चौथा है रुद्रप्रयाग, इसमें कौन सी मिल गई आगे ऊपर से, कौन सी मिली आके आपको, मंदाकिनी नदी मिल गई आके। आगे चल करके इसी इसी नदी में आगे यहाँ पर यानी देव प्रयाग है दोस्तों, और देव प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, भागीरथी, और यहीं से आइए आगे क्या बन के चलेगी, गंगा नदी बन करके चलेगी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि गंगा नदी को आगे चल करके बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तब इसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो गंगा नदी होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है आगे चल के बांग्लादेश में। एक तो चली जाती है कहाँ पर, पद्मा जो नाम पड़ता है बांग्लादेश में पड़ता है, तो ये बांग्लादेश में चली जाती है, और एक भारत में मुड़ जाती है जिसको नाम क्या कहते हैं, हुगली नदी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना है, कौन सा कहा जाता है, तो गंगा नदी भी आगे चल करके दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक का नाम पद्मा और एक का नाम हुगली। हुगली भारत में रह जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है, और दूसरी जो पद्मा है वो बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो हुगली नदी का एक नाम है वितरका है, याद रखना है इसको। विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी के नाम से इसको जाना जाता है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वाला पूरा पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। अगला दोस्तों है नोट पॉइंट। देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या है भाई, समस्या गंगा नदी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है इसमें,
यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, कम। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जीवाणु जो होंगे वो ज़्यादा क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि जब यानी कि बैक्टीरिया इसमें बढ़ते चले जाएंगे तो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। और जब ये प्रदूषित हो जाएगी तो ध्यान रखना 2018 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपका फेकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया था, इसकी इतनी लंबाई बढ़ गई, यानी कि इतनी इसकी मात्रा बढ़ गई कि 100 ml में 500 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 100 ml जल में गंगा में 500 होनी चाहिए, लेकिन कितनी हो गई, 100 ml में कितनी हो गई, 60,000 बैक्टीरिया हो गई। इतना जल क्या हो गया, प्रदूषित हो गया गंगा का। ये सबसे बड़ी गंगा की क्या थी, समस्या थी। और गंगा को उस प्रदूषित से बचाने के लिए हमारे भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना 2014 में चलाई थी, ठीक है। लेकिन उसका वो योजना जो थी वो कैसी रही, असफल रही। इसके प्रभाव क्या क्या पड़े आगे चल करके उसको देखेंगे। विश्व में ताजे पानी की समस्या हो गई, है ना। प्रजाति जो गंगा में है, जलीय जीव रहता है, ये बात ध्यान रखना है। भारत का जलीय जीव जो कौन सा है, 2009 में जो था, डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन को जलीय जीव क्या किया गया था, 2009 में घोषित किया गया था, ठीक है। गंगा नदी में रहता है, ठीक है। संरक्षण इसका कहाँ पर किया गया है, भागलपुर बिहार में किया गया है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अभी फिलहाल में करंट की अगर मैं बात करूँ तो करंट में पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र संस्थान केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों, हाल फिलहाल में ही। आगे चलेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। यहीं पर भागलपुर में एक विक्रमशिला अभयारण्य की जो संस्थान को स्थापित किया गया है, जिसमें हम लोग किन का संरक्षण कर रहे हैं, जो सूसू डॉल्फिन। ध्यान रखना, डॉल्फिन तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है, सूसू डॉल्फिन। जो गंगा नदी में जो रहने वाली डॉल्फिन है उसका नाम है सूसू डॉल्फिन, उसको यहाँ पर क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे। देखो, ध्यान रखना है, 14 जनवरी 1986 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। सबसे पहले ध्यान रखना, गंगा के बारे में चिंता जताई गई और गंगा एक्शन प्लान जारी किया गया। आगे देखेंगे, नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत क्या क्या था। ध्यान रखना है दोस्तों, इसको प्रारंभ कब किया गया, जून 2014 में इसको स्टार्ट किया गया। 100% केंद्र परियोजना थी। इसका मतलब ये है कि केंद्र ही इस पर पूरा का पूरा खर्चा करेगी, ठीक है। ध्यान रखना, गंगा को स्वच्छ करने में सरकारी फ्लैगशिप योजना थी ये, यानी कि सरकार के द्वारा ये इसमें सारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, कार्यप्रणाली के बारे में, इसके बारे में समझें। सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, यानी कि जहाँ जहाँ सीवेज थे, खराब हो चुके थे, वहाँ पर सीवेज को क्या किया जाएगा, सही किया जाएगा। नदी की क्या की जाएगी, सफाई की जाएगी दोस्तों। और नदी के किनारे क्या किया जाएगा, यानी कि जो वनारोपण किया जाएगा, जिससे कि मिट्टी का कटाव कम होगा, जिससे गंगा नदी का क्या होगा, संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। जन जागरूकता फैलाई जाएगी, क्योंकि गंगा नदी को हमें संरक्षित रखना है और सुरक्षित रखना है और स्वस्थ में यानी स्वच्छ भी रखना है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जन जागरूकता फैलाई जाएगी। औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी भी की जाएगी, यानी कि उद्योग का जो खराब पानी था, जो अपशिष्ट पदार्थ थे जो गंगा नदी में सीधे बहाए जाते थे, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी, तो उन पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। और एक गंगा ग्राम के नाम से क्या की गई, स्थापित किए गए बहुत सारे गांव जो गंगा नदी के किनारे स्थापित किए गए, क्योंकि उनके माध्यम से गंगा नदी को क्या देखभाल की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, गंगा नमामि गंगा परियोजना कब शुरुआत की गई, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगली परियोजना को ध्यान रखेंगे, गंगा स्मार्ट सिटी योजना। ये अगस्त 2016 में आई थी दोस्तों। गंगा के किनारे आने वाले 10 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य ये था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना है, यानी कि 10-10 सिटी करके, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो उत्तराखंड में सबसे पहले किसको लिया गया, ऋषिकेश को। और किसको लिया गया दोस्तों, हरिद्वार को लिया गया। उत्तर प्रदेश में मथुरा, वाराणसी, कानपुर, इन सभी को इस स्मार्ट सिटी को उसमें लिया गया था दोस्तों। अच्छा, अगला है, और इसके अंतर्गत किन किन जिलों को लिया गया था, ध्यान रखना है। प्रयागराज, लखनऊ, इनको भी लिया गया। बिहार में पटना को लिया गया। झारखंड में साहेबगंज, और आपको पता है कि झारखंड में साहेबगंज से ही गंगा नदी निकलती है। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर को लिया गया। तो ये सिटी थी जिनको सबसे पहले क्या किया गया था, गंगा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नामित किया गया था। आगे देखेंगे हम दोस्तों, अगला पॉइंट, गंगा का वाटर टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों, नेपाल में, कथन। यहाँ से देखिए क्या है, इसके मुख्य स्टेटमेंट क्या है दोस्तों। अमृतत्व का पानी, जैसे अकबर। गंगा, भारत न सिर्फ भारत की सभ्यता की कहानी है, बल्कि भारतीय सभ्यता का पर्याय है, पंडित नेहरू जी ने इसको कहा था। जैसे अकबर ने
अगर मैं बात करूं, गंगा नदी को क्या कहा था, आज करेंगे अमृतत्व का पानी कहा था, क्योंकि वो पानी खराब नहीं होता था, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस की क्या रहती थी, उपलब्धि रहती थी। तो इसलिए अकबर ने इसको क्या कहा, अमृतत्व का पानी, यानी कि जो कभी खराब नहीं हो सकता, जो कभी नहीं मर सकता। ठीक है। उसके बाद हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या था, गंगा भारत न सिर्फ भारत की सभ्यता की कहानी है, बल्कि भारतीय सभ्यता का पर्याय है, यानी कि भारतीय सभ्यता के अंतर्गत इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए जरा, एक बार हम गंगा नदी का मैप समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैप अगर आप समझ लोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैप समझते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे, सतोपंथ ग्लेशियर होता है दोस्तों, और वहाँ से कौन सी नदी निकली है, अलकनंदा नदी निकली है। ठीक है, ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, विष्णुप्रयाग पड़ेगा दोस्तों, विष्णुप्रयाग। और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। क्लियर है इतनी बात, ओके। दूसरा पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, नंदप्रयाग, और नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी में आकर के नंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, ये वाला कौन सा, कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलकर के आकर के मिल जाती है। तो 3 प्रयाग हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा प्रयाग है दोस्तों रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग यहाँ पड़ता है। रुद्रप्रयाग में ये केदारनाथ वाले रीजन से निकल करके एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और वो आकर के इसमें मिल जाती है। क्लियर है। आगे दोस्तों बात करेंगे देवप्रयाग, और देवप्रयाग में गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकल करके आकर के यहाँ पर मिल जाती है, और यहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। क्लियर है दोस्तों, इतना आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो ये ऋषिकेश, ऋषिकेश भी अगर पूछे ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। आगे हरिद्वार में मैदानी भागों में क्या कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो हरिद्वार में मैदानी भागों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपसे करेगा कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो याद रखना है कहाँ से करती है, हरिद्वार में। और एक प्रश्न और करेगा कि गंगा नदी भारत में सबसे ज़्यादा स्वच्छ कहाँ पर है, तो आंसर होगा हरिद्वार में। और सबसे ज़्यादा अगर गंदी पूछे तो कहाँ पर है, कानपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे कि गंगा नदी के पैरेलल एक इसकी सहायक नदी चलती है जिसका नाम है यमुना। यमुनोत्री बंदरपूछ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ये भी उत्तरकाशी वाले पॉइंट से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसकी एक सहायक नदी है, क्या नाम है इसका, टॉन्स। टॉन्स किसकी सहायक नदी होगी, यमुना की, तो यमुना में मिलती है। आगे हिंडन नदी आकर के किस में मिलती है, यमुना में मिलती है। तो यमुना नदी आगे चल करके जब आगे आती है दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो इटावा वाले रीजन में दोस्तों, कौन से इटावा वाले, तो इधर मध्य प्रदेश वाला रीजन है जो महू इंदौर वाला है। तो जनापाऊ पहाड़ी है, वहां से चंबल नदी निकल करके इस तरीके से आती है और इटावा में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। अच्छा, जब यमुना नदी मिल जाती, चंबल नदी में, चंबल नदी यमुना नदी मिल जाती है दोस्तों, तो चंबल की सहायक नदियां जैसे खीरी, मेज, बनास, पार्वती, काली सिंध और छिपरा, ये नदी किस में मिलती हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं। और चंबल किसकी है, यमुना की, और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए ध्यान से, एक नदी सिंध नदी आकर के इसमें मिल जाती है, यमुना में। उसके बाद ध्यान रखेंगे, जो बेतवा है, ध्यान रखना है इस बात को, ये जो बेतवा रिवर है, बेतवा नदी है, एक धसान नदी आकर के किसमें मिलती है, बेतवा में। और बेतवा नदी हमीरपुर में जाकर के किसमें मिल जाती है दोस्तों, यानी कि यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी बांदा वाले रीजन में जाकर के यमुना नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और यमुना नदी प्रयागराज वाले रीजन में जाकर के किसमें मिल जाती है दोस्तों, आपकी गंगा नदी में मिल जाती है, और यहीं इसका संगम होता है। ठीक है, गंगा यमुना संगम कहाँ पर है, इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता है, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, एक नदी और है, ये रामगंगा, नेपाल वाले तराई रीजन से निकलती है, और रामगंगा नदी आकर के कन्नौज वाले रीजन में कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी मिल जाती है। अब प्रश्न यहाँ से बनेगा कि प्रथम सहायक नदी, गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर होगा दोस्तों रामगंगा नदी। याद रखना है, मैं क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूँ जो जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गंगा की प्रथम सहायक नदी मानी जाएगी कौन सी, रामगंगा नदी। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे जब बढ़ते हैं ये नदी, तो ध्यान रखना है, तो आपका ध्यान रखना है, गाजीपुर में, कौन सी बच्चों, गाजीपुर में गोमती नदी जो होती है, गोमती नदी आकर के कहाँ मिल जाती है, गाजीपुर यूपी में, उसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब आपको मैं बताऊं, तो जो पीलीभीत वाला रीजन है, वहाँ गोमती नदी फुलार झील से निकलती है। ध्यान रखना है, ऐसी सहायक नदी जिसका निर्माण स्थल भाग से हुआ है, तो आंसर होगा गोमती नदी। ठीक है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे तो एक ध्यान रखना है कि कर्मनासा, एक कर्मनासा नदी है, वो चौसा नामक स्थान पर क्या हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है।
आगे बात करेंगे शारदा नदी और घाघरा नदी दोनों मिलकर के घाघरा बनाती हैं और ये नदी क्या हो छपरा नामक स्थान पर यानी कि गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर है दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग ये पूरा गंगा नदी का फुल मैप है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे ये जो अमरकंटक है महात्मा गांधी सेतु जो बना है हबीबगंज पटना में, ध्यान रखना है। तो सोन नदी जो है गंगा नदी, गंगा नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी सेतु है जो 5.5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, पटना में ही बना हुआ है दोस्तों। आगे देखेंगे तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा और सोन एक दूसरे के विपरीत बहती हैं, जिसमें सोन नदी जाकर के पटना में कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद पुनपुन नदी फतुआ नामक स्थान पर मिलती है, ध्यान रखना है। उसके बाद सोनपुर एक स्थान पड़ता है बिहार में ही, वहाँ पर नेपाल से निकल के आती है गंडक नदी और गंडक नदी आकर के सोनपुर में मिल जाती है। आगे भागलपुर में दोस्तों, भागलपुर वाले स्थान पर कौन मिलती है, कोसी नदी आकर के मिलती है, ध्यान रखना, जो गोसाई धाम तिब्बत वाले रीजन से निकलती है। ठीक है, तो अब कोसी नदी 3 धाराओं से, गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती है दोस्तों, जिसमें से तम, समझ रहे हो ना, तम, आमूर और ये 3 धाराएं जो हैं भारत की तरफ आती हैं। ठीक है, जिसको कोसी नदी कहा जाता है और कोसी नदी आकर के कहाँ, भागलपुर में मिल जाती है। आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर फरक्का नामक स्थान से बैराज बना है, यहाँ से नदी कट जाती है। ठीक है, तो एक नदी नीचे भारत में रह जाती है ऐसे मुड़ के, हुगली नदी कहा जाता है। और हुगली नदी की सहायक नदी कौन है, दामोदर नदी, ये छोटा नागपुर पठार से निकली हुई दोस्तों। ठीक है, और ध्यान रखना है इसी हुगली नदी के किनारे कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे पूर्व का पूर्व का लंदन कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह के पास जो कोलकाता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्व का लंदन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है एक नदी आती है दार्जिलिंग वाली पहाड़ियों से निकलती है, महानंदा, और ये आकर के कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। आगे जाएंगे हम लोग, एक नदी जो बांग्लादेश में पहुंचती है, ऊपर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना नदी के, इसको हम मेघना कहते हैं दोस्तों। और ये दोनों आकर के जब मिलती हैं तो यहाँ क्या बनता है, सुंदरबन का डेल्टा बनता है और ये बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियाँ अपना जल छोड़ देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपकी पूरी गंगा नदी का मैप दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका गंगा नदी का मैप। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आगे आता है दोस्तों यमुना नदी। क्या आता है दोस्तों, यमुना नदी। अब इसकी, अब ये यमुना नदी आता है। अब यमुना नदी के बारे में हम क्लियर करेंगे दोस्तों कि यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल करेंगे। गंगा की सबसे पश्चिमी बस सबसे लंबी सहायक नदी कही जाती है कौन, यमुना नदी दोस्तों। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ हुआ है, बंदरपूछ ग्लेशियर जो पड़ता है यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। बंदरपूछ जो पहाड़ी है उसी पर यमुनोत्री ग्लेशियर पाया जाता है, वहाँ से इस नदी का ओरिजिन हुआ है दोस्तों। लंबाई 1370 किलोमीटर है इसकी। सहायक नदियाँ बाएं से टोंस, हिंडन, रिंद, रिहंद, सेंगर और बरोड़ा, ये इसकी बाईं तरफ से इसकी सहायक नदियां हैं जो यमुना में मिलती हैं आकर के दोस्तों। और दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियां यमुना नदी में दाईं तरफ से मिलती हैं। मेजर प्रमुख शहर की अगर बात करूं, मेजर सिटीज़ जो इस नदी के किनारे स्थित हैं दोस्तों, जैसे दिल्ली हुआ, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज, ये सभी के सभी शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। आप बताएं, पलवल भी यमुना नदी के किनारे, पानीपत, सोनीपत, ये सभी के सभी नहर, जो सभी के सभी शहर जो हैं किसके नदी के किनारे स्थित हैं, यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यमुना नदी के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे हम लोग बात करेंगे, अगर हम इसके मुहाने की बात करें दोस्तों, यमुना नदी के मुहाने की, तो मुहाना इसका एस्चुरी कहाँ है, प्रयागराज में गंगा में आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है, और यहीं पर इसका संगम है जहाँ कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं अत्यधिक प्रदूषित नदी। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, पॉल्यूटेड नदी के रूप में इसको जाना जाता है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कई ऐसे शहरों से निकल के आती है जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बड़ी मात्रा में है, जैसे फरीदाबाद हो गया, ये सारे क्षेत्र, तो इसलिए ये पॉल्यूटेड हो जाती है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य हेतु हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आगरा में नहरों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है। अब हम अगली सहायक नदी पढ़ेंगे हम लोग, चंबल। और चंबल किसकी सहायक नदी है दोस्तों, चंबल जो सहायक नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, जो इटावा में आकर के मिल जाती है। उद्गम कहाँ से हुआ, ओरिजिन जनापाऊ पहाड़ी, महू जो इंदौर वाला रीजन है, वहाँ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। इसका मुहाना इटावा के पास यमुना में नदी में आकर के मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियाँ बाईं तरफ से बनास, मेज, खीरी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, दाईं तरफ से पार्वती, काली सिंध और छिपरा, ये नदियाँ दाईं तरफ से मिलती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसके बारे में,
विशेषता फीचर क्या है? मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर बहती है, ये ध्यान रखना है। यह एक अध्यारोपित नदी है। कैसी है ये? अध्यारोपित नदी है, यानी कि ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि यही जो चंबल नदी है, ये बीहड़ का निर्माण करती है, गली इरोजन, यानी कि ठीक है, ध्यान रखना है, गली इरोजन करती है। और बीहड़ का निर्माण, जो चंबल के बहुत बहुत बड़े बीहड़ हैं, वो इसी चंबल नदी के द्वारा इनका निर्माण किया गया। तो बीहड़ बनाने के लिए ये नदी बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, देखो अगला, चंबल के बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण करती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वह नदी जो उत्खात भूमि का निर्माण करती है, तो उसका नाम होगा चंबल। घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है ये, क्योंकि घड़ियाल सबसे ज़्यादा चंबल घाटी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको घड़ियाल देखने हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल में बहुत अंतर होता है दोस्तों। अगर आपको घड़ियाल देखने हैं तो चंबल घाटी में आप जाइए, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे परियोजनाओं की बात करें तो गांधी सागर मंदसौर में बनी हुई है, राणा सागर चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है दोस्तों, जवाहर सागर आपका इसी चंबल नदी पर ही परियोजना, और कोटा बैराज। तो ये ध्यान रखना, ये 4 परियोजनाएं चंबल नदी पर बनाई गई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और ये फेमस परियोजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सोन नदी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी उद्गम इसका कहाँ पर हुआ है? अमरकंटक, अनूपपुर मध्य प्रदेश से हुआ है दोस्तों। मोहाना गंगा नदी कहाँ पर ये मिलती है? पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन ये सोन नदी जो है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई है। सहायक नदियाँ इसकी रिहंद, कोयली, गोपाल और कन्हेरी, यानी कन्हेर भी बोलते हैं या कान्हेर भी बोलते हैं दोस्तों, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगर हम इसकी परियोजनाएं की बात करें दोस्तों, तो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बाण सागर शहडोल मध्य प्रदेश में, इंद्रपुरी बैराज बिहार पटना में इसकी क्या है? सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों। अब हम गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। तो गंडक नदी के बारे में बात करेंगे। उद्गम कहाँ है? धौलागिरी, नेपाल तिब्बत वाले रीजन से, माउंट एवरेस्ट के निकट से ये निकलती है दोस्तों। और ये बहकर के कहाँ पर? भारत में आती है, और ये गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। मोहना गंगा नदी सोनपुर बिहार में, ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी काली गंडक है, त्रिशूल गंगा, ये 2 प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। अगर मैं इसकी परियोजनाओं की बात करें, तो इसकी परियोजना गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना मानी है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि गंडक परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो आंसर होगा दोस्तों भारत और नेपाल। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक, अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों घाघरा नदी के बारे में। ठीक है, घाघरा नदी के बारे में। उद्गम इसका कहाँ है? मापचाचुंग हिमनद, यानी कि मापचाचुंग जो हिमनद तिब्बत में पड़ता है, वहाँ से ही निकल के आती है। मोहाना गंगा नदी छपरा के बिहार नाम, यानी कि बिहार के छपरा नामक स्थान पर ये मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं? राप्ती हो गई, शारदा हो गई, छोटी गंडक हो गई और सरयू नदी। आप कभी कभी ऐसा भी होता है कई किताबों में घाघरा को ही सरयू नदी कहा गया है दोस्तों, तो इसकी ये सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इस नदी के किनारे प्रमुख कौन कौन से शहर बसे हुए हैं दोस्तों? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, फैजाबाद, ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों के दोनों सरयू नदी के किनारे स्थित है। यह बाढ़ प्रबाढ़ नदी है। ठीक है, ये बाढ़ प्रबाढ़ का मतलब है कि इसमें बाढ़ आती रहती है इस नदी के अंतर्गत, तो ये ओवरफ्लो करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कोसी नदी के बारे में। उद्गम इसका कहाँ है? गोसाईनाथ शिखर, यानी कि सप्तकोशी तिब्बत क्षेत्र, जिसे गोसाई धाम कहते हैं दोस्तों। मोहाना गंगा नदी भागलपुर बिहार, यानी कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। सहायक नदियाँ सुनकोसी, अरुणकोसी और तुमरकोसी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये तीनों नदियाँ मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? कोसी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, विशेष बात क्या है? यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों। पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहा जाता है जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ हो, यानी कि जो हिमालय से पहले से बह रही हो, उसी नदी को हम पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं, जो बाढ़ तथा मार्ग परिवर्तित के लिए जानी जाती है। अब ये बाढ़ के लिए भी बहुत ज़्यादा है और मार्ग, तो ध्यान रखना, जब बाढ़ के लिए परिवर्तित मानी जाती है तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिहार का शोक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, भारत और नेपाल में 1965 में बाढ़ नियंत्रण का काम कर रहे थे। ठीक है, इसी नदी का निर्माण 7 अफवाहों के मिलने से हुआ है, इस कारण इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है कि केवल भारत में 3 धाराएं आती हैं। सप्तकोशी इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि उसकी 7 धाराएं वहाँ से निकलती हैं। तो 4 धाराएं नेपाल में चली जाती हैं और 3 धाराएं मिलकर के भारत में आकर के कोसी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रामगंगा नदी के बारे में। ठीक है,
तो ये रामगंगा नदी का ओरिजिन गढ़वाल पहाड़ी से उत्तराखंड से हुआ है दोस्तों। मोहाना इसका गंगा नदी कहाँ पर है, कन्नौज में आकर उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा की बाईं ओर की प्रथम सहायक नदी है, यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। और अगर वैसे भी प्रश्न किया जाए तो गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी, गंगा की बाईं ओर से प्रथम सहायक नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। यानी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, कहाँ पड़ता है ये, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के ये बीच से होकर के निकलती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे नदी दोस्तों, आगे बात करेंगे हम दामोदर नदी के बारे में। उद्गम स्थल इसका कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार जो पलामू झारखंड में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। मोहाना हुगली नदी, और हुगली नदी क्या है बच्चों, यानी कि गंगा नदी की वितरिका है, जो ये भारत में रह जाती है, पश्चिम बंगाल में जाकर के ये मिल जाती है। सहायक नदियाँ बोकारो, कोनार, जमुनिया और बराकर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। विशेष बात इस नदी की क्या है दोस्तों, कि पूर्वी भारत की नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के क्या होती है, बहती है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 में तैयार की थी, ध्यान रखना है। और ये आप ध्यान रखना है कि इस नदी का जो आधार था, जो मॉडल था, वो टेनेसी परियोजना थी, जो अमेरिका के अंदर, उसी के आधार पर भारत में इसका निर्माण किया गया था। अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, भारत का जैविक मरुस्थल रखा गया। अत्यधिक बाढ़ प्रवणता के कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, तो बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों, कोसी नदी को, जबकि बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों महानंदा नदी के बारे में। उद्गम कहाँ है, दार्जिलिंग की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल। और ये मोहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आकर के मिल जाती है, कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है दोस्तों। बाएं तट से मिलने वाली गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। तो अब प्रश्न ये करेगा कि अंतिम सहायक नदी कौन सी गंगा नदी में जो मिलती है, तो उसका नाम होगा बच्चों महानंदा नदी। ठीक है, अब हम केन नदी के बारे में बात करेंगे। उद्गम कहाँ है, कैमूर की पहाड़ी, कटनी यानी मध्य प्रदेश में, उस स्थान से क्या करती, कटनी नामक स्थान से इसका क्या ओरिजिन है। मोहाना यमुना नदी में बांदा नामक स्थान पर ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी सोनार और उर्मिल हैं दोस्तों विशेषतः। और इसकी विशेषता मुख्य क्या है कि इस पर परियोजनाएं बनाई गई हैं। जैसे परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ढोलन बांध, केन बेतवा लिंक जैसे परियोजना, यानी दो नदियों को मिला करके एक परियोजना शुरू की गई। शहर कौन कौन से, बांदा और पन्ना। पन्ना कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको। और पन्ना किसके लिए फेमस माना जाता है, हीरा के लिए। तो ये दोनों शहर इसी केन नदी के किनारे स्थित हैं। अन्य की बात करें तो नदी पर बने बांध से पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र प्रवाहित होता है, यानी कि वहाँ पर पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी के बारे में, उद्गम स्थल कुमारा गांव, रायसेन मध्य प्रदेश में है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है दोस्तों। मोहाना यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी कहाँ हैं, कौन सी, धसान, जैसे जो बीना कहते हैं, धसान भी कहते हैं दोस्तों। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, प्रमुख परियोजनाएं माता टीला, जैसे राजघाट, केन बेतवा लिंक, यानी कि ये इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। शहर सांची, ओरछा, हमीरपुर, विदिशा और झांसी इसी बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं दोस्तों। अन्य सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, ये बात ध्यान रखना है, सबसे पॉल्यूटेड रिवर मानी जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने आपको गंगा नदी के बारे में क्लियर, एकदम A to Z क्लियर जानकारी बता दी, चाहे इसकी सहायक नदियाँ हों, चाहे इसकी कोई भी चीज़ हो। ठीक है, A to Z। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।